हेलो बच्चों, कैसे हो? DCM टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 के वीडियो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट मेजर था आपका। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए हम पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन A, B एंड C रिप्रेजेंट लेंथ्स। ठीक है, तो ए बी और सी जो है वो लेंथ की उनकी डायमेंशन है ना, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। तो इनके कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? टू ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ्स, वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ एरिया, वन ऑफ देम हैज डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, नन ऑफ देम हैज डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शंस हालांकि यहाँ पे दे रखे हैं आपको। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए, बी और सी तीनों की डायमेंशन जो वो लेंथ की है। ओके, तो आप ये देखें कि अगर ए प्लस बी अगर अपन करेंगे तो ए की डायमेंशन भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, बी की डायमेंशन भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, सी की डायमेंशन भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, तो ए प्लस बी अगर अपन करेंगे तो लेंथ प्लस लेंथ ही आएगा। तो ए प्लस बी की डायमेंशन भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। a इंटू बी जो है वो लेंथ इंटू लेंथ हो गया, मतलब एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी बाई सी जो है वो एल इंटू एल बाई एल, मतलब एल से एक एल कट जाएगा, इसका मतलब ये एल को रिप्रेजेंट करेगा। और तो फोर्थ जो है उसमें ए जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी लेंथ को, एल को, और डिवाइड में सी भी लेंथ को, तो ये दोनों लेंथ प्लस लेंथ मतलब लेंथ ही आएगा। ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस आ गया। तो फोर्थ जो है वो डायमेंशनलेस है। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। टू ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ्स, तो क्या इन दोनों में, इनमें से कोई दो जो है लेंथ की डायमेंशन को मैच कर रहा है? यस, फर्स्ट एंड थर्ड जो है मैच कर रहा है। सेकंड क्या कह रहा है देखो, वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया की डायमेंशन जो होती है वो एल स्क्वायर होती है, तो ये ए बी जो है वो एल स्क्वायर जो है वो इसको मैच कर रहा है। थर्ड जो है वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी का भी नहीं है, एल क्यूब कहीं पे भी नहीं आ रहा। और फोर्थ है नन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। यस, किसी का भी जो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ किस में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड 50 km/h. They are separated by a distance of 20 km. What is the speed of a car moving in the opposite direction if it meets these two cars at an interval of 20 minutes? ठीक है, तो दो कार्स हैं आपके पास, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 50 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो इसकी भी स्पीड 50 है, इस वाले की स्पीड भी 50 है। एक और कार है जो कि इनके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, उसकी स्पीड हमें पता करनी है। स्पीड कंसीडर कर लीजिए v, और इन दोनों कार्स के बीच का जो सेपरेशन आपको दे रखा है वो है 20 किलोमीटर। तो दिस इज 20 km। तो जब ये कार इस वाली कार को क्रॉस करेगी तो इस कार के रेस्पेक्ट में इस वाली कार की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और रिलेटिव स्पीड जो है 50 प्लस वी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड है 50 प्लस वी, करेक्ट। स्पीड, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर बाय टाइम। तो ये कह रहा है कि कितना टाइम ले रहा है? 20 मिनट्स, 20 मिनट के इंटरवल में ये इसको क्रॉस करता है ना, 20 मिनट के इंटरवल में। 20 मिनट्स मतलब 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स। तो 1/3 आवर्स के अंदर, क्योंकि ऑप्शन भी आर के अंदर ही है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 60 आ गया। तो 50 प्लस वी इक्वल्स टू 60, देन वी इक्वल्स टू आ गया 10 km/h। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, the height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by y equals to 12t minus 5t square meter and x equals to 5t meter, where t is in seconds, the velocity of projection is। एक निश्चित ग्रह आपको दे रखा है बिना वातावरण के, उसके ऊपर एक प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज सतह के साथ y ऊंचाई था, दूरी x जो है, उनकी समीकरणें आपको दे रखी हैं, y बराबर 12t माइनस 5t स्क्वायर और x बराबर 5t। t सेकंड में प्रक्षेपण का वेग क्या होगा?
प्रक्षेपण वेग मतलब जिस समय आपने उसको प्रक्षेपित किया, जिस समय आपने उसको लॉन्च किया है। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल मतलब t बराबर 0 पे। तो आपको यहां पर इक्वेशन तो दे रखी है x बराबर 5t, तो x बराबर 5t है, इसका मतलब x डायरेक्शन में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाई dt, dx बाई dt करोगे तो vx आ जाएगा, vx इक्वल टू 5 आ गया। तो vx तो यहाँ पर कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, और y की अगर हम बात करें y बराबर आपको दे रखा है 12t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई dt करोगे तो y डायरेक्शन वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी vy विच इज 12 माइनस 10t। और इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो t की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है, तो t की वैल्यू 0 रख दोगे इसमें तो ये वाले पार्ट 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 12 आ जाएगा और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो कि कांस्टेंट 5 है। तो vx और vy एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। vx इस तरफ आएगा, vy इस तरफ आएगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, दैट इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास कैपिटल M आर रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो दो ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी कैपिटल M है, इसका मास भी कैपिटल M है, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 45 है, ठीक है। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस में दे रखा है, सिस्टम को रिलीज कर दें अपन तो ये ब्लॉक A नीचे जाएगा या ब्लॉक B नीचे जाएगा, ठीक है, या कोई ब्लॉक मूव नहीं करेगा, वो चेक करना है अपन को, वो जज करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है चेक करना, क्योंकि अगर आप देखो बेटा ये मास M है, इस मास M पर इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ जो है वो फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और थीटा यहाँ पर 60 है, राइट। देन दिस फोर्स इज mg sin 60, sin 60 होता है √3/2, और इस वाले ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन के इस तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज mg sin 45, sin 45 होता है 1/√2। तो mg √3/2 ज्यादा होता है या mg/√2 ज्यादा होता है, mg √3/2 ग्रेटर होता है mg/√2 से, इसका मतलब ये वाला फोर्स ग्रेटर होगा इसके कंपैरेटिवली, इसका मतलब a जो है ना वो डाउन जाएगा, ठीक है। द ब्लॉक A मूव्स डाउन द प्लेन, द ब्लॉक B मूव्स डाउन द प्लेन, बोथ द ब्लॉक्स रिमेन एट रेस्ट, नन ऑफ दीस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ए वुडन बॉक्स इज फर्स्ट पुल्ड अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक इज देन पुल्ड अक्रॉस द सेम स्टील प्लेट व्हाइल द प्लेट इज इंक्लाइंड एज शोन इन द फिगर। B, how does the force required to overcome the friction in the inclined case B compared to the horizontal case 1 A? तो मतलब आपने इन ये ब्लॉक एक ही है, सेम है ब्लॉक, ठीक है, सेम ब्लॉक है। लेट्स से मास ऑफ ब्लॉक इज कैपिटल M, आपने इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पुल किया, फिर इंक्लाइन प्लेन पे पुल कर रहे हो आप, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है सेम। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स इज द सेम इन द बोथ केस। कैसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में सेम है क्या, नहीं। देखो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर मैं यूं अज्यूम कर लूं मैं, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा और इस पर mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू mg के इक्वल है, और फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली इस तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इनटू n, एंड हियर n इज इक्वल टू mg। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू के mg के इक्वल है, एंड इन दिस केस नॉर्मल जो है वो इस तरफ है और mg यहां डाउनवर्ड लगेगा। तो mg के दो कंपोनेंट अपने कंसीडर करते हैं, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला जो कंपोनेंट है, जैसे सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, एंड दिस वन इज mg sin थीटा, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट के अंदर। सो हियर n इक्वल्स टू mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल की जो वैल्यू है ना वो mg cos थीटा के इक्वल है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के mg cos थीटा है और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के mg, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस ए वाले केस में ज्यादा है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा ना जैसे जैसे, वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि केस ए में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। द फ्रिक्शन फोर्स इज द सेम इन द बोथ केसेस ना, द इंक्लाइंड केस हैज द ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स, ये भी रॉन्ग है। द इंक्लाइंड केस हैज द लेस फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियसली इस वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ओके देखो,
A ball of mass 2 kg strikes a heavy platform elastically moving upwards with a velocity of 10 meter per second. ठीक है, the speed of the ball just before the collision is 20 meter per second downwards, then the impulse imparted by the platform of the ball is. तो बॉल पर जो इंपल्स इंपार्ट होगा उस इंपल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो दैट इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट। किसी ऑब्जेक्ट पर जो इंपल्स होता है वो नेट चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा अगर इंपल्स लग रहा है तो उस पर। तो देखिए ये 2 kg का जो ब्लॉक है, अब इस प्लेटफॉर्म, ये हैवी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है इन दोनों के बीच में, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं अपन, और ये हैवी प्लेटफॉर्म है, जब इससे ये कोलिजन करेगा तो हैवी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, हैवी है ना, मास ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो अप्रोच लगा करके इसमें फटाफट इसकी स्पीड निकालेंगे, फिर इंपल्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए इनिशियल केस तो आपको दे रखा है, फाइनल केस में क्या होगा, देखो जब ये कोलिजन हो जाएगी ना तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी तो 10 ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो बॉल है ना उस बॉल के पास स्पीड जो है वो इस तरफ आ जाएगी। ये स्पीड पता नहीं है मुझे कितनी है, मैंने v कंसीडर कर ली। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, देखो v - 10 आफ्टर कोलिजन, एंड बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा, 20 + 10, दोनों पास आ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 20 + 10 30, देन वी हैव v = 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन इस बॉल के पास जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और इंपल्स जो है इस बॉल पे जो लगेगा, इंपल्स की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। I = चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा 2 × 40, 2 × 40 = 80 माइनस इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड है ना, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, 2 × 20, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20, 2 × 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 20 हो गया 40, 80 + 40 कितना आ जाएगा 120, तो इंपल्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 न्यूटन सेकेंड। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये सर्कुलर प्लेट्स आपको गिवन है, सबकी रेडियस कैपिटल आर है, इस पैटर्न में दे रखी है आपको, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। आपसे पूछा है कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, एंड YCM is equals to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and so on upon में m1 plus m2 plus m3 and so on। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं सिंपली, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो YCM equals to, सबसे पहले इस वाले गोले की बात करें तो मास तो इसका सबका m है, आइडेंटिकल है, m इंटू में इसका y कोऑर्डिनेट जो 0 है क्योंकि ओरिजिन पर है तो m × 0, प्लस इस वाले की बात कर लें, इस वाले का भी y कोऑर्डिनेट 0 है ना क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए भी m × 0, प्लस इस वाले के लिए बात करें, इस वाले स्फीयर के लिए तो m इंटू ये y कोऑर्डिनेट बेटा ये वाली डिस्टेंस होगी, देखो तो ये वाली रेडियस r है, ये भी r है, तो r और r 2r हो गया, तो इसके लिए आ जाएगा m इंटू 2r, प्लस ये भी गोला सेम है, मतलब डिस्क जो सेम है क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 2r, तो m इंटू 2r इसके लिए भी, प्लस लास्ट वाला जो डिस्क है उसका सेंटर देख लीजिए कितना डिस्टेंस पे होगा, दिस इज 2r, ये भी 2r के इक्वल होगा, तो 2r एंड 2r 4r आ गया ना, इसका मास m है और m इंटू में 4r कर देना है अपन को, डिवाइड में टोटल मास कितना है, कितने डिस्क है 5 है ना, तो 5m हो जाएगा, तो ये तो 0 0 हो गया, ये 2 × 2 4 एंड 4 8, m से m कट जाएगा तो 8r/5 आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट इज 8r/5, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बॉल ऑफ मास m is tied up with string and rotated along a horizontal circle of radius r. At an instant its velocity is v and tension in the string is t. The force required for the circular motion is. हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, स्पीड अगर v है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी आता है उसको हम लिखते हैं m × v²/r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा mv²/r, वही तो है, उसी के कारण तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन मूव करेगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, ए रिंग इज रोलिंग on a rough horizontal surface without slipping with a linear speed v. Referring to figure
रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई व्हील है, अगर वो रोल कर रहा है बेटा, सेंटर की स्पीड अगर v है, ठीक है, सेंटर की स्पीड अगर v है, एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है, रेडियस अगर इसकी r है, तो रोलिंग के लिए ये कंडीशन जरूरी है v इक्वल्स टू ओमेगा r। अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे रोल कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये रोल कर रहा है, दैट मीन्स v इक्वल्स टू ओमेगा r होना चाहिए। तो बेटा पॉइंट b जो है ना यहाँ पर, ये पॉइंट b के पास एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी v होगी और एक रोटेशनल मोशन के कारण ओमेगा r होगी आगे की तरफ। तो ओमेगा r और v दोनों ऐड हो जाएंगे तो b के पास जो वेलोसिटी है ना वो कुछ इस तरफ होगी, दैट इज 2v, क्योंकि ओमेगा r की वैल्यू भी v के इक्वल है, तो v ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आएगी इसके पास, और रोटेशनल के कारण कितनी आएगी, ओमेगा r, और ओमेगा r की वैल्यू एग्जैक्टली v के इक्वल है, तो v प्लस ओमेगा r मतलब 2v हो जाएगा v। अब a की बात करें, a के पास ट्रांसलेशनल मोशन के कारण तो v है, सेंटर की स्पीड v है ना, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण v है, लेकिन रोटेशनल मोशन के कारण ओमेगा r जो है इसके पास इस तरफ आएगा, और रोलिंग मोशन कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा r की वैल्यू v के इक्वल है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए, तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो कुछ इस तरफ आएगी, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, √2v आएगा। तो स्पीड का रेशियो पूछा है b और a का, तो b की स्पीड है 2v और a की स्पीड है √2v, तो v से v कट गया, √2 से √2 कट गया, √2 रेशियो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा, ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r is pinned and then placed on an inclined having coefficient of friction mu equals to tan theta, theta is the angle of incline, the sphere continues to spin without falling 4 times। r त्रिज्या का एक खोखला गोला घुमाया जाता है तथा इसे म्यू बराबर tan थीटा झुकाव कोण थीटा घर्षण गुणांक वाले झुकाव पर रखा जाता है। गोला किस समय के लिए बिना गिरे बिना घूमता रहता है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है ना, इसको आपने घुमा करके इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, तो यूं ये स्लिप हो रहा है, यहाँ पर न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, ये स्लिप हो रहा है। यहाँ पर स्लिप होने का मतलब ये अगर ये स्लिप हो रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पीछे जा रहा है। पीछे जाने का मतलब ये हुआ कि जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो लगेगा आगे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, कंफर्म है। mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और mg cos थीटा इस तरफ लग रहा है, और ये केवल घूम रहा है यूं इसी जगह पे। इसी जगह पे घूमने का मतलब ये हुआ कि इसकी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, नेट फोर्स शुड बी 0। इसका मतलब mg cos थीटा को तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा, नॉर्मल लगा सकते हो आप यहाँ पर, और जो fk है ना वो mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा। सो हियर fk इज mg sin थीटा, और fk की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया है इसने, तो म्यू इनटू में mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से साइन थीटा की डिवाइड में cos थीटा लेके जाओगे तो म्यू बराबर tan थीटा है। ये इसने हिंट अपन को दे रखा है पहले से ही, है ना, इसका मतलब म्यू बराबर tan थीटा है, तभी ये जो है ना वो न तो आगे जा रहा है न नीचे जा रहा है, ये बस यहीं पे ही स्लिप हो रहा है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डायग्राम में आपको दे रखी है ओमेगा नोट है। तो ये कब तक ऐसा करेगा, जब तक ये स्लिपिंग रुक ना जाए। ठीक है, जब तक ये स्लिपिंग रुक ना जाए, रुकने का मतलब ओमेगा 0 हो जाए, थोड़ी देर के लिए स्लिप करेगा फिर ओमेगा 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इस स्फीयर के सेंटर के अबाउट अगर देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, तो mg का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा, mg cos थीटा, या mg की बात करें तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रही है इसके, तो mg का टॉर्क तो 0 हो गया। नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल की लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ना वो जरूर लगेगा। और फ्रिक्शन देखो जरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो फ्रिक्शन यूं लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ओमेगा जो इस तरफ है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज एफ के इंटू में रेडियस आर। रेडियस अगर मैं आर अज्यूम कर लूं तो यहाँ पे आर ही दे रखी रेडियस, ठीक है, तो एफ के इंटू आर, और एफ के की वैल्यू कितनी हमने देखी, एफ के की वैल्यू एग्जैक्टली mg sin थीटा की इक्वल थी ना, mg sin थीटा की इक्वल, तो mg sin थीटा इंटू में आर जो कि रेडियस है, आ गया, ये आ गया टॉर्क फ्रिक्शन वाला, बराबर टॉ इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा होता है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
द सेंटर ऑफ मास ऑफ hollow sphere which is 2/3 mr² इंटू में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से mr से mr कैंसिल आउट हो गया एक, यहां से आपके पास जो वैल्यू आई अल्फा की, अल्फा इक्वल्स टू 3g साइन थीटा अपॉन में 2r, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास है तो आपको ये पता करना है कितने टाइम तक ये रोटेट होगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट है, तो अब आप रोटेशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ओमेगा फाइनल तो जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अल्फा अपोजिट है क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, ओमेगा फाइनल जीरो, ओमेगा इनिशियल इज ओमेगा नॉट, अल्फा नेगेटिव में आ जाएगा इंटू में टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा नॉट बाय में अल्फा, है ना, तो टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय अल्फा, ओमेगा नॉट बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3g साइन थीटा बाय 2r। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, 2r ओमेगा नॉट अपन में 3g साइन थीटा, तो यहां से ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a body of mass m is released from a height equals to the twice the radius r of the earth. What will be the velocity of the body when it strikes the surface of the earth? तो अर्थ की सरफेस से, ठीक है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, सरफेस से 2r हाइट पे, मतलब ये वाली हाइट कितनी है 2r है, हाइट 2r ध्यान रखना। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, तो जब ये अर्थ की सरफेस से टकराएगा तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। तो बेटा जब इस ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो नेगेटिव में आएगी, और वो आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखा जाए तो 3r है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, g m1 m2 by r, तो माइनस में माइनस g, अर्थ का मास आप कैपिटल एम अज्यूम कर लो, तो माइनस g कैपिटल एम स्मॉल m बाय 3r। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, मान लीजिए इसकी स्पीड v है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², और अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के साथ, दैट इज माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, क्योंकि अब डिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और जी एम बाय आर को आप इस तरफ ले आइए, तो जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय 3r अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3, तो 2/3 जी एम बाय आर आ गया इज इक्वल टू 1/2 v²। बेटा अर्थ के लिए अगर अपन बात करें, अगर ग्रेविटी से जो स्मॉल जी है ना उसका रिलेशन क्या होता है अर्थ के मास के साथ, जी एम इक्वल्स टू स्मॉल जी r²। ये बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आप लगा सकते हैं अगर अर्थ के लिए बात करें अपन। तो जी एम की वैल्यू स्मॉल जी r² अगर आप यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, एक r से एक r कट जाएगा, जी आर आ गया, और ये जो 2 है ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4gr/3 इक्वल्स टू v², देन v इक्वल्स टू √4gr/3, तो √4gr/3 फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 2 soap bubbles of radii R1 and R2 are combined in vacuum in isothermal conditions to form a single soap bubble, then the radius of the combined soap bubble is। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 2 soap bubbles हैं, ठीक है, 2 soap bubbles हैं बेटा, एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई ना कोई गैस भरी होगी, प्रेशर होगा P, ठीक है, और टेम्परेचर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा इवन। प्रेशर इसका P1 मान लेता हूं मैं, वॉल्यूम इसका V1 अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, अंदर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, और बाहर वैक्यूम है, बाहर का प्रेशर कितना है 0 है, और टेम्परेचर T है, टेम्परेचर इसका T है। इसमें भी कोई ना कोई गैस होगी, इसमें प्रेशर जो P2 मान लीजिए, वॉल्यूम इसका V2 है, और टेम्परेचर इसका भी T है। आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और ये भी बाहर की भी वैक्यूम है तो प्रेशर बाहर का 0 है। इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, बबल थोड़ा बड़ा हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी रेडियस R है, R हमें फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर अभी भी T है। ठीक है, अच्छा इसमें
जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है, मान लीजिए N1 है, इसमें कितने हैं, N2 हैं, ठीक है। तो इसमें गैस लीक थोड़ी हुई है, तो गैस एज इट इज इसके अंदर मेंटेन है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे इसके अंदर वो N1 प्लस N2 आ जाएंगे। टेम्परेचर अभी भी T है, ठीक है। प्रेशर हो सकता है इसका चेंज हो गया है, P मान लीजिए, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V मान लीजिए आप, ठीक है। और बाहर वैक्यूम है अभी भी, तो PV बराबर nRT आप लगा सकते हो। तो अगर मैं इस वाली गैस के लिए बात करूं तो इसमें लिख सकता हूं P1V1 इक्वल्स टू N1RT, ठीक है, इसके लिए तो P1V1 इक्वल्स टू N1RT। इस वाले के लिए बात करूं तो P2V2 इक्वल्स टू N2RT। और इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए लिख सकता हूं PV इक्वल्स टू N1 प्लस N2RT। अगर आप इस इक्वेशन में राइट साइड में देखें, राइट साइड में N1 प्लस N2RT आ रहा है, तो ये इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगा क्या, हो रहा है ना। इसका मतलब P1V1 प्लस P2V2 इक्वल्स टू PV आ जाएगा, बोलो। तो PV इक्वल्स टू P1V1 प्लस P2V2। ये कब हो पाया, जब बाहर वैक्यूम था, है ना, ठीक है, सॉरी, ये कब हो पाया, जब आइसोथर्मल कंडीशन है। अब देखो, अब ये इक्वेशन तो मैंने लगा दी यहां पर। अब प्रेशर जो है, प्रेशर जो बड़े वाला बबल जो बनाया था अभी मैंने, बाहर वैक्यूम है, ठीक है, सरफेस टेंशन सेम लिक्विड है, सरफेस टेंशन T एज्यूम कर लेते हैं अपन। और सोप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है अंदर की तरफ वो 40/R के इक्वल होता है, T सरफेस टेंशन होता है। एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, बाहर वाला तो जीरो ही है पहले से ही, इसका मतलब P जो है वो अंदर वाला प्रेशर ही हो जाएगा, दैट इज 40/R। और V है वॉल्यूम बड़े वाले स्फीयर का, वॉल्यूम कितना था, रेडियस कितनी थी, कैपिटल R थी, इसका मतलब 4/3πr³, ये वॉल्यूम आ गया बराबर, ठीक है। तो P आ गया, ये V आ गया। अब है P1V1, तो पहले वाला जो बबल था छोटे वाला, उसका प्रेशर कितना आएगा, 40/R1 इंटू में वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3πr₁³ सिमिलरली P2V2 में क्या आएगा, 40/R2 इंटू 4πr₂, ठीक है। अब इसको सिंपली कर सकते हो, अब देखो और सारे कांस्टेंट सारे कट जाएंगे, यहां से ये R² बचेगा, यहां से भी R1 जो है वो स्क्वायर बचेगा, यहां से भी R2² बचेगा, और बाकी सारे कट जाएंगे। देखो तो यहां से R² आ रहा है और यहां से R1² आ रहा है और यहां से R2² आ रहा है, तो R² इक्वल्स टू R1² प्लस R2² देन R इक्वल्स टू अंडर रूट में R1² प्लस R2²। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B एंड C, मतलब 3 लिक्विड्स हैं आपके पास, ठीक है, लिक्विड A, लिक्विड B, लिक्विड C, इनका मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट लिक्विड्स है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तीनों की डिफरेंट हो सकती है। इनके टेम्परेचर जो दे रखे हैं इनिशियली वो 16 है, इसका 24 है और इसका है 36, करेक्ट। तो डिफरेंट आपको टेम्परेचर इनके गिवन है बेटा, राइट। अब ये कह रहा है कि अगर आप A और B को मिक्स करते हो तो मिक्सर का जो टेम्परेचर वो 19 है A और B को। अगर मैं A और B को मिक्स करूं, ठीक है, तो कैलोरीमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो A की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में CA एज्यूम कर लेता हूं, B की CB है और C की CC है, ओके। तो A और B को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या इक्वेशन लिखोगे, M इंटू CA, टेम्परेचर डिफरेंस देखो कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दिया तो कितना है, 19 है ना, तो 19 माइनस 16 इसका इनिशियल टेम्परेचर था, प्लस अब इसका मास M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CB, टेम्परेचर 19 है मिक्सर का और माइनस 24 शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इससे सॉल्व करें तो 19 माइनस 16 ही आ जाएगा 3 CA, M कट जाएगा और यहां से देखो 19 माइनस 24 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 CB इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट वाले केस में कह रहा है एंड व्हेन B एंड C आर मिक्स्ड इज 27 डिग्री, मतलब B और C को मिक्स करोगे तो जो मिक्सर का टेम्परेचर 27 डिग्री है। तो चलो B और C को मिक्स करते हैं, तो M CB 27 माइनस 24 इनिशियल था इसका, प्लस M इंटू CC 27 माइनस 36,
इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसमें भी देखें तो 27 माइनस 24 ये 3 CB आ जाएगा, m कट जाएगा, और यहां से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 27, ये कितना आया, ये आ जाएगा 6 and 3 9 ना, तो माइनस का 9 CC इक्वल्स टू 0। तो यहां से CB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 CC, और ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं CB की जगह, तो ये देखो कितना आ जाएगा 3 CA इज इक्वल टू 5 CB, CB इज 3 CC, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, देन CA इक्वल्स टू 5 CC। मतलब A और C जो है ना लिक्विड, इनके बीच में स्पेसिफिक कैपेसिटी का रिलेशन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है इसने, अब ये कह रहा है कि अगर आप A और C को मिक्स करो तब बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर T कंसीडर कर लो, तो अब A और C को मिक्स करते चलो, M इंटू CA, फाइनल टेम्परेचर T मान लेता हूं, A का टेम्परेचर था 16 प्लस M इंटू CC, फाइनल टेम्परेचर T, ठीक है, ये माइनस का 16 है, ठीक है, माइनस का 16, T माइनस C का टेम्परेचर था 36, ठीक है, बराबर 0 है ना, ये 36 था तो T माइनस 36 लिख दिया। अब CA की वैल्यू 5 CC अगर आप यहां रख दें, 5 CC, देखो MCC कट जाएगा, 5 बचा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5T माइनस ये आ गया 80, और यहां आ जाएगा T माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 6T इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6 और ये आ गई वैल्यू 11, है ना। तो T इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 116 बाई 6, इसको कट करेंगे अपन तो 6, ये 1 आ गया, 5 बचा, तो ये 19 के राउंड आ रहा है लगभग, देखो ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग के राउंड लगभग वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 19.33। थोड़ा कैलकुलेटिव था हल्का सा, बाकी क्वेश्चन आसान ही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Okay. A composite slab consists of two plates in series of thickness L1 and L2 and the thermal conductivity is K1 and K2. The cross sectional area are equal. The equivalent thermal conductivity is. सिंपल सा क्वेश्चन है, L1 L2 मोटाई की, K1 K2 उसमें चालकता है, दो प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, तब इनकी तुल्य उसमें चालकता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, दो आपके पास प्लेट्स हैं या रोड्स ले लो इस टाइप से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसकी लेंथ L1 है, इस वाले की लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है, इसकी K2 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ एरिया सेम लेंगे, लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 और K इक्विवेलेंट इसका थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो जो वर्किंग इस पूरे रॉड की है ना कंपोजिट सिस्टम की है, वो इसकी होनी चाहिए। वर्किंग का मतलब ये हुआ थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो आ जाएगा K1, लेंथ कितनी इसकी, सॉरी लेंथ है L1, थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और एरिया A, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस पता है हमें, मतलब लिख देंगे, और दोनों सीरीज में है तो सीरीज में अपन को पता है R1 प्लस R2 होता है, तो ये L2 अपॉन में K2A, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और इधर की तरफ देखें तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में K इक्विवेलेंट A से A कट जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में, और यहाँ से आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। K इक्विवेलेंट की वैल्यू देखें अपन तो यहाँ से LCM आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा L1 K2 प्लस K1 L2 अपॉन में K1 K2, और इस तरफ है अपने पास, अच्छा ये इसकी लेंथ थी, इस तरफ अपने पास L1 प्लस L2 अपॉन में K इक्विवेलेंट, तो इसको पलट दो तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 K2 इंटू में L1 प्लस L2 और अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1, तो K1 K2 इंटू में L1 प्लस L2, ये देखो किस में आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, और K2 L1 प्लस K1 L2, तो ये इसमें मैच हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas has molar
heat capacity C equals to 45.65 joule per mole per Kelvin. In the process PT equals to constant. Find the number of degrees of freedom of the molecules in the gas. Number of degree of freedom find out करना है। और प्रोसेस कौन सी है? PT बराबर कांस्टेंट। तो PT बराबर कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप P और V की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करिए। तो PT इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, और आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT होता है। तो यहां से बेटा T को अगर मैं लिखूं तो कांस्टेंट अपॉन में P लिख सकता हूं। जो T है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। तो T की वैल्यू जो है मैं लिख सकता हूं यहां से PV बराबर nRT कांस्टेंट बाय P, और P फिर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो P स्क्वायर V इक्वल्स टू nRC। गिवन गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगी, तो nRC कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो P की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन V की पावर 1/2 आ गया बराबर कांस्टेंट। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस PV टू द पावर x बराबर कांस्टेंट से अगर हम कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू यहां पर 1/2 आ रही है, ठीक है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए बेटा मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है दैट इज C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 - x। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिए। और मोलर हीट कैपेसिटी C की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और CV जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में F/2 R आप लिख सकते हो। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, R/2 प्लस R अपॉन 1 - x, एंड हियर x इज 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2, तो 2R आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। R की वैल्यू 8.314 होता है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूँ, है ना, इस C की वैल्यू अगर अपन रखें बेटा, R की वैल्यू अगर आप रखो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है हल्का सा, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू 7 आ जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द स्लोप फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन PV इंडिकेटर डायग्राम। समतापीय प्रक्रम में PV आरेख की ढाल क्या होती है? तो PV आरेख की ढाल बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। PV बराबर कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो V के रेस्पेक्ट में, तो V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो P पहले एज इट इज रख दो, V का V के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, देन प्लस, देन V एज इट इज, फिर dP/dV, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो यहाँ से dP/dV जो है वही तो स्लोप होगा, विच इज P को इधर ले जाइए -P और V को डिवाइड में ले जाइए -P/V, तो जो स्लोप है -P/V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए -γ/P/V होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The root mean square velocity of the perfect gas molecules will be tripled if pressure is tripled at constant volume। अच्छा, इसमें ये पूछा है कि जो रूट मीन स्क्वायर RMS जो स्पीड होती है परफेक्ट गैस की, ठीक है, आइडियल गैस की, वो टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ या वॉल्यूम के साथ किस तरीके से वैरी करती है ना, उसको देखना है हमें, और ट्रिपल करना है अपन को। तो VRMS हम जानते हैं √3RT/m होता है, m मोलिकुलर वेट होता है, T टेम्परेचर होता है, इसको ट्रिपल करना है अपन को। तो पहला क्या दे रखा है? प्रेशर इज ट्रिपल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, PV बराबर nRT होता है बेटा, ठीक है। तो T की वैल्यू में रखनी है यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो RT जो है वो डायरेक्टली PV पे डिपेंड कर रहा है ना, PV पे डिपेंड। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो और प्रेशर को ही 3 टाइम्स करोगे तो टेम्परेचर भी 3 टाइम्स होगा, टेम्परेचर 3 टाइम्स होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड √3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स नहीं होगी, ट्रिपल करना है ना अपन को। सेकंड क्या कह रहा है? तो ये मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? प्रेशर इज मेड 9 टाइम्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को 9 टाइम्स करोगे तो टेम्परेचर भी 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 × 3 हो जाएगा, तो स्पीड जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, इसका मतलब ट्रिपल हो जाएगी। तो सेकंड करेक्ट है। वॉल्यूम इज मेड 9 टाइम्स एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम को 9 टाइम्स कर दिया, तो अगेन वॉल्यूम 9 टाइम्स करोगे तो टेम्परेचर भी 9 टाइम्स हो जाएगा, तो VRMS भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये थर्ड भी करेक्ट है। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 67%, ऑब्वियसली रखोगे तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये 9 टाइम्स होगा तभी जाकर के ये 3 बाहर आएगा, तभी पॉसिबल है बेटा। तो ये भी फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे बेटा। सेकंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन के अंदर है? फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A pendulum is undergoing SHM. The velocity of the bob in the mean position is v. If now its amplitude is made 4 times, keeping the length same. लेंथ को अगर आपने सेम रखा है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो सेम है, और टाइम पीरियड सेम होने का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो भी सेम होगा।
कीपिंग द लेंथ सेम, इट्स वेलोसिटी इन द मीन पोजीशन विल बी, अगर आपने एम्पलीट्यूड को 4 टाइम्स कर दिया बेटा, देखो मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी होती है वी मैक्स होती है, एंड वी मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ए। अगर आपने लेंथ को सेम रखा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब वी मैक्स जो सीधे सीधा ए पर डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड आपने 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स करोगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। 19th पे देखिए, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 18 मीटर एंड मास 8 kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 4 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of the wavelength 0.12 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope? तो साउंड का ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप। ये रोप है, यहां पर एक वेट आपने हैंग कर रखा है एम मास का, और यहां पर आपने एक पल्स जनरेट की, और ये कह रहा है जब पल्स यहां तक पहुंचेगी तब बताइए इस पल्स की वेवलेंथ कितनी होगी। अच्छा, जब भी आप पल्स जनरेट करते हो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स तो आप थे, आपने पल्स जनरेट कर दी, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी यहाँ पर, ठीक है। v बराबर एफ लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है तो जो लैम्डा है ना, फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है तो v बाय लैम्डा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू v2 बाय लैम्डा 2। यहां पर वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और जब वेव यहां पे पहुंचेगी तो वेवलेंथ है लैम्डा 2। अच्छा, यहां पर स्पीड जो है, वेव की जो स्पीड है, स्पीड के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी होता है टेंशन, यहां पर जो टेंशन है वो एग्जैक्टली mg के बराबर होगा, और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, उसको मैं म्यू ही लिख देता हूं यहां पर। और जब वेव यहां पहुंचेगी तो यहां पर जो स्पीड है v2 वो आ जाएगा यहां पर टेंशन, यहां पर इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो बेटा, इस स्ट्रिंग का भी तो वेट दे रखा है आपको, इस रॉप का भी तो वेट दे रखा है, दैट इज 8 kg। इस रॉप का मास मैंने कैपिटल एम कंसीडर कर लिया, तो यहां पर जो टोटल जो टेंशन आएगा वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका भी वेट आएगा ना, अपॉन में म्यू मास पर यूनिट लेंथ v2 आ गया। तो यहां से इस रिलेशन को यूज करके आप इसको बहुत फटाफट कर सकते हो। चलिए चलो करते हैं। सबसे पहले v1 की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखेंगे तो म्यू जी तो कट जाएगा, म्यू जी तो कट गया सीधा सीधा, बस m पर डिपेंड करेगा। तो v1 जो है वो रूट m के प्रोपोर्शनल है, और रूट m की बात करें बेटा तो m जो है हमें दे रखा है यहाँ पर, ब्लॉक का मास 4 kg, तो रूट 4 आ गया यहाँ पर, अपॉन लैम्डा 1 कितना है 0.12 इज इक्वल टू। v2 की बात करें तो v2 डिपेंड करेगा रूट ऑफ m प्लस स्मॉल m पे, m का मान है 8 kg, ठीक है, और स्मॉल m का मान है 4, और 8 4 हो गया 12, रूट 12 अपॉन में लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2। और यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये रूट 4, ये रूट 3 बचेगा इधर, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 इंटू 0.12, ठीक है, रूट 3 इंटू 0.12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी बेटा ऑलमोस्ट 0.2 मीटर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, two forks A and B when sounded together produce 8 beats per second. The fork A is in unison with 40 centimeter length of a sonometer wire and B is in unison with 30 centimeter length of the same wire at the same tension. The calculate the frequency of the forks. ठीक है, मतलब दो ट्यूनिंग फोक्स हैं आपके पास, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने F1 कंसीडर कर ली A की, ये B है, और इसकी फ्रीक्वेंसी F2। अगर आप इन दोनों को साउंड करते हो, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो वो 8 है यहाँ पर। अब ये पता नहीं है कि कौन ज़्यादा है, ठीक है, F1 माइनस F2 भी 8 हो सकता है, या F2 माइनस F1 भी 8 हो सकता है, राइट। चलो वो बाद में देखेंगे, उसके लिए इक्वेशन बाद में लगा देंगे अपन। अब कह रहा है कि जो A है ना वो 40 सेंटीमीटर लेंथ के सोनोमीटर वायर के साथ यूनिसन है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर A की फ्रीक्वेंसी अगर मैं F1 कंसीडर करूँ, F1 मैंने जैसे लिया है,
F1 किसके इक्वल होगा, v बाय लैम्डा के इक्वल, और लैम्डा आ जाएगा बेटा l बाई टू, ठीक है, लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल, देन लैम्डा इक्वल टू 2l आ जाएगा, तो v बाय 2l, ठीक है। v है स्पीड ऑफ वेव इन सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर जो, सोनोमीटर को तो आपने चेंज ही नहीं किया, वायर सेम है, वायर सेम है, इसका मतलब उसमें टेंशन भी इसमें दे रखा है सेम है, टेंशन भी सेम है, और वायर को भी आपने चेंज नहीं किया, इसका मतलब जो स्पीड है उसके अंदर वो स्पीड में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो F1 जो v बाई 2L1 लिख सकते हो आप इसको, और L1 की वैल्यू बेटा 40 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v बाय 2 इंटू 40, ये आ गया। और जो b है ना, b वो उसी सेम सोनोमीटर के साथ 30 सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूनिसन में है, इसका मतलब b की फ्रीक्वेंसी मैंने F2 यहाँ पर कंसीडर किया, तो v बाय 2L2 इसके लिए भी वही सेम लगा हो गया, और v बाय हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा 30। तो यहां से इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो क्लियरली पता लग रहा है कि F2 ज्यादा आएगा F1 से, है ना। तो F1 बाय F2 अगर हम करें यहाँ पर, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और बाकी सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो F1 बाय F2 इज 3 बाय 4, राइट। तो F1 की वैल्यू यहां से आप रख सकते हो 3 बाय 4 इंटू F2, ये F1 की वैल्यू आ गई। अब यहां तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि F2 ज्यादा है F1 से, है ना, इसका मतलब F2 में से अपन F1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 बीट पर सेकंड की, ठीक है। और F1 की जो वैल्यू 3 बाय 4 F2 है, तो ये रख दीजिए आप 3 बाय 4 F2, ये 8 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4 F2, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 हर्ट्ज, F2 इज 32 हर्ट्ज, और जब ये 32 हर्ट्ज आएगा F2, तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, राइट, 24। तो यहाँ से आपके पास F1 एंड F2 की वैल्यू जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए रेसिंग कार मूविंग टुवर्ड्स ए क्लिफ साउंड्स इट्स हॉर्न, द ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ हैज ए पिच 1 ऑक्टेव हायर देन द एक्चुअल साउंड ऑफ द हॉर्न। इफ v is the velocity of sound, then the velocity of the car is। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आपने क्लिफ ले रखा है, यहाँ पर क्लिफ है, पहाड़ी है एक, ठीक है, और एक कार जो है वो मान लीजिए v स्पीड से या vs स्पीड से जो मूव कर रही है, इसका ड्राइवर यहाँ पे बैठा है, तो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आएगा, और जो दीवार मूव नहीं कर रही है, तो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि कार जो है वो इस तरफ आ रही है मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से, वो भी सेम स्पीड vs से, और ये साउंड सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली वो f0 है, लेकिन इसको जो सुनाई देगी वो ऑक्टेव का मतलब ये हुआ डबल, जस्ट डबल, ठीक है बेटा, तो 2f0 की फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी, करेक्ट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं F इक्वल्स टू f0 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट v, ये सोर्स है, ये पास आ रहा है इसके, ठीक है, और वो ऑब्जर्वर वो भी पास आ रहा है, तो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्वर की स्पीड भी vs है, v प्लस vs अपॉन v माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये पास आ रहा है तो नीचे नेगेटिव होना चाहिए, माइनस vs, और f की जो वैल्यू 2f0 के इक्वल है, f0 से f0 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर अपन 2v माइनस 2vs v प्लस vs, 2v माइनस v बचेगा ये, और 2vs एंड vs आ जाएगा 3vs, तो यहाँ से vs की वैल्यू कितनी आ गई v बाई 3, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आइए। 5 point charges each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side length L meter. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने एक रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे एक चार्ज रखा है q, ठीक है, राइट, माइनस क्यू रखा है, और इसके 5 वर्टिसेस पे आपने चार्ज रख दिया, एक जो वर्टेक्स है इसका वो खाली रखा आपने। अब आपसे पूछा है कि इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस 6 पे चार्ज रख देते अपन तो इस माइनस क्यू पे फोर्स कितना आता, 0 आता ना,
क्योंकि ये इस तरफ पुल करता, ये इस तरफ पुल करता, ये इस तरफ करता, ये इस तरफ करता। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा बन रहा है, इसमें इसको भी लेने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 जो चार्ज है, ये वाला चार्ज जो इस तरफ पुल करेगा, ये वाला चार्ज इस तरफ पुल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला चार्ज जो इसको इस तरफ पुल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ पुल करेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लास्ट चार्ज यही तो बचा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ पुल करेगा। इस चार्ज के कारण जो लगने वाला जो फोर्स आएगा वही तो नेट फोर्स होगा, एंड द नेट फोर्स इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, उसमें बेटा ये सारे के सारे जो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, वो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेंगे। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब ये साइड अगर एल आपको दे रखी है तो ये भी एल के इक्वल होगी, ये भी एल के इक्वल होगी, ये भी एल के इक्वल होगी, ये भी सारी एल के इक्वल होगी। तो ये डिस्टेंस जो एल के इक्वल है तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, रख दोगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। If in the electric field of a point charge q, a charge is carried from A to B and A to C, work done in case first is greater than work done in case second, work done in case second is greater than work done in case first, the work done in both the cases is same but not zero, work done in both the cases is same and zero। बेटा ये चार्ज q यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज कैपिटल q है। इस चार्ज कैपिटल क्यू की इनिशियल जो डिस्टेंस है स्मॉल क्यू से, मान लीजिए स्मॉल आर है, तो इस चार्ज क्यू की जो एनर्जी होगी वो क्या लिखोगे आप? इनिशियल एनर्जी के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर ना। अब आप क्या कर रहे हो, इस चार्ज क्यू को या तो बी पे लेके जा रहे हो या सी पे लेके जा रहे हो। बी पे लेके जाए तो भी इससे डिस्टेंस रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगी, सी पे लेके जाओगे तो भी रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगी। तो बी या सी दोनों की बात करूं मैं तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? के क्यू स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगी ना। तो फाइनल एनर्जी भी आपके पास है, इनिशियल एनर्जी भी आपके पास है, चाहे आप बी पे लेके जाओ चाहे सी पे लेके जाओ। इसका मतलब जो वर्क डन होता है बेटा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है एक्सटर्नल एजेंट के कारण। तो के क्यू स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर, तो 1/r माइनस 1/r, ये वर्क डन आ गया। ठीक है, तो क्या ये वर्क डन जीरो है? नहीं है जीरो। क्या वर्क डन सेम है? ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि बी और सी की बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है बेटा, इसका मतलब वर्क डन भी सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट जीरो है लेकिन वर्क डन दोनों केसेस में क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें 24। A capacitor of capacitance 3 microfarad cannot withstand a voltage more than 6000 volt and another capacitor of capacitance 6 microfarad cannot withstand more than 5000 volt. If these capacitors are connected in series, maximum voltage which the combination can withstand is। तो एक तो कैपेसिटर आपके पास 3 माइक्रोफैरेड है, तो ये कितना मैक्सिमम जो है वोल्टेज जो है वो सहन कर सकता है? 6000। तो 6000 अगर वोल्टेज इस पे लगाएं अपन तो इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? अगर आप 6000 वोल्ट अगर लगाएं तो मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो यह आ जाएगा 18000 माइक्रोकुलाम। ये इतना मैक्सिमम चार्ज जो है ये बेटा कलेक्ट कर सकता है। और 6 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है वो 5000 तक सेफ रहेगा। तो फिर इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? Q बराबर CV, तो 6 इंटू 5 मतलब इस पे आ गया 30,000 माइक्रोकुलाम। तो ये 30,000 माइक्रोकुलाम तक चार्ज कलेक्ट कर सकता है और ये 18,000 माइक्रोकुलाम तक चार्ज कलेक्ट कर सकता है। लेकिन इनको सीरीज में जब लगाएंगे तो ये दोनों के दोनों सेफ रहे, उसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगाना पड़ेगा हमें? दोनों के दोनों सीरीज में लगा दें अपन, ये 3 ये 6। अब यहाँ पे कितना लगाएं जिससे कि दोनों सेफ रहें? मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? तो बेटा मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ये इतना चार्ज कलेक्ट कर सकता है ना, ये इतना कर सकता है। ये 30,000 लेकिन 30 नहीं कर सकता, ये तो 80 नहीं कर सकता। तो मिनिमम वाले को कंसीडर करके चलना है अपन को। इसका मतलब मैं इस पे मैक्सिमम चार्ज 18,000 करवा देता हूँ। तो इस पे चार्ज अगर 18,000 या 18,000 माइक्रोकुलाम है और ये सीरीज में है तो सीरीज में मतलब दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए, तो इस पे भी 18,000 होगा। फिर तो सीरीज में फिर चार्ज कितना? 18,000 है। और दोनों सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6 मतलब 2 माइक्रोकुलाम आ जाएगा जो कैपेसिटेंस है। तो फिर वोल्टेज जो आएगा दैट इज Q बाय C इक्विवेलेंट। Q कितना है? 18,000 माइक्रोकुलाम और कैपेसिटेंस जो है 6 और 3 का आ जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 18/2 मतलब 9000 वोल्ट आ जाएगा। तो
तो ये मैक्सिमम 9000 वोल्ट तक ये बेटा जो है वो सहन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ आई इज, ये जो करंट आपको आई पूछी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो जरा 15 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 45 ओम, 15 ओम, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है देखो। तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, क्योंकि 15/45 आ जाएगा 1/3, 5/15 ये भी 1/3, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये 20 ओम कोई काम का नहीं, इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसको रिमूव करें तो 10 और 20 तो ये सीरीज में है, इनका कितना आएगा 30, 15 एंड 5 ये भी सीरीज में है, इनका कितना आ जाएगा 20, 45 एंड 15 ये भी सीरीज में, इनका कितना आ जाएगा 60। ये 30, 20, 60 ये पैरेलल में आ गए, फिर 30 और 60 का पैरेलल में हो जाएगा 20, और फिर ये 20 और 20 पैरेलल में आएंगे तो हो जाएगा नेट 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ जाएगा 10 ओम, और ये 6 वोल्ट है। तो इसी मेन ब्रांच में आपसे करंट पूछिए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस 10 ओम, तो 6/10 इज 0.6 एम्पियर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। 26 the deflection in a moving coil galvanometer is reduced to 1/3 when it is shunted with a coil of the resistance S. The resistance of the galvanometer G equals to 60 ohm, the value of S is। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 60 ओम। ठीक है, आपने इसके साथ शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। पहले इसमें जो करंट जा रही थी वो आईजी जा रही थी, लेकिन अब 1/3 जा रही है इसके अंदर, इसका मतलब रिमेनिंग करंट इसमें गई। बस अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 60 इंटू IG/3, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 2IG/3 इंटू एस। IG/3 से IG/3 कट गया, 60/2 करोगे तो S की वैल्यू कितनी आ गई 30 ओम। तो ये शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 30 ओम हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। यस, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, इफ एन अमीटर इज टू यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर। देखो अमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, वर्किंग दोनों की सेम ही होती है, दोनों ही करंट को मेजर करते हैं। और अगर आपको वोल्ट मीटर की बजाय अमीटर को यूज करना है, वोल्ट मीटर की जगह अमीटर को अगर यूज करना है आपको, तो अमीटर को आपको वोल्ट मीटर में बनाना पड़ेगा। अमीटर बोले तो या गैल्वेनोमीटर बोलो तो। वोल्ट मीटर में कैसे बना सकते हो, हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ या अमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो तो फिर आप उसको एज ए वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ध्यान है ना आपको। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर आप कनेक्ट कर दोगे बेटा तो वो वोल्ट मीटर की तरह आप उसको काम में ले सकते हो। ठीक है, तो 27 का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया जी। 28 ए डिप नीडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन विल बी। मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH बोलते हैं अपन, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो BB होता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर कोई प्लेन है, परपेंडिकुलर इस टाइप से कोई प्लेन है, तो परपेंडिकुलरली अगर मैं इस प्लेन में किसी डिप नीडल को रखूं तो क्या डिप नीडल किस एंगल पे रहेगी, ये पूछा आपसे। ये वाला एंगल बेटा अगर मान लीजिए थीटा होता तो BH का इस तरफ जो कंपोनेंट आता दैट इज BH cos थीटा, और BV वर्टिकल एज इट इज रहेगा। तो उस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ आता, और जिस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड आता इस प्लेन में, तो फिर डीप नीडल जो है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल के साथ, मतलब ये वाला एंगल बनाती हॉरिजॉन्टल से फाई। तो यहाँ पर tan फाई जो है अगर आप बारीकी से देखें तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BV अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज BH cos थीटा, इसके इक्वल होता। लेकिन हमने जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन लिया है तो थीटा की वैल्यू 90 है। यहाँ पर थीटा अगर 90 कर दें तो cos 90 0 हो जाता है, 0 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो गई।
tan फाई की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो फाई बराबर क्या आ गया 90 आ गया, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना, 90 आ गया। इसका मतलब डीप नीडल जो है जो एंगल है फाई वो 90 हो जाएगा, डीप नीडल वर्टिकल हो जाएगी सीधी वर्टिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मीडियम विल बी किस डायरेक्शन में आ जाएगी बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, current I passes in the sides of an equilateral triangle of side A, the magnetic flux density at the center of the triangle is, magnetic flux density मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता अपन से पूछिए, B का मान पूछा हमसे, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा पूरे में, सेंट्रोइड पे पूछा है, तो साइड लेंथ जो है हमको ए दे रखी है इसकी, तो किसी एक वायर के कारण निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाली कितनी होनी चाहिए, जस्ट ये वाला लेंथ, देखो ये लेंथ अगर मैं r कंसीडर करूं और ये वाला लेंथ बेटा जस्ट a का हाफ होगा, ये a/2 लेंथ होगी, और ये वाला एंगल पूरा 60 होता है, ये वाला एंगल जस्ट हाफ होता है 30 डिग्री। तो जो r है ना परपेंडिकुलर, बेस अपने पास a/2 है, ठीक है, तो r/a/2 इज tan 30 होता 1/√3, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 उधर लेके जाओगे तो a/2√3 आ गया। तो इस वायर की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की सेंट्रोइड की वो r है और r की वैल्यू a/2√3 आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला एंगल जो है बेटा ये 30 है, 90 तो ये 60 आएगा, ऐसे सेम एंगल ये वाला भी 60 आएगा। एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 4πr sin अल्फा प्लस sin बीटा। तो एक स्ट्रेट वायर के कारण अगर उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू देखें तो म्यू नॉट I अपॉन में 4πr, r की वैल्यू कितनी है a/2√3 इंटू में साइन अल्फा की वैल्यू 60 है और बीटा की वैल्यू भी 60, ये 60 तो साइन 60 मतलब √3/2 प्लस साइन 60 मतलब √3/2 एंड √3/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 फ्री हो गया, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 म्यू नॉट I अपॉन में 4πa। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पॉइंट O पर। अब ये पूरा ट्रायंगल है, 3 वायर हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 कितना आ गया 18 आ जाएगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आइए। A small coil of n turns has area A and a current I flows through it. The magnetic dipole moment of this coil will be. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कोयल का फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, m बराबर NIA, राइट। m इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, NI करंट जो फ्लो कर रहा है और A है एरिया, लूप का एरिया, तो m बराबर NIA। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। When the number of turns and the length of the solenoid are doubled and the area of cross section half, the inductance, self inductance जो होता है L, सोलेनॉइड के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, सोलेनॉइड के लिए इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट n² A/L, L होती है इसकी लेंथ। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आर डबल्ड, n को भी 2 टाइम्स कर दिया, L को भी 2 टाइम्स कर दिया। n को जब 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि n² है, और L को 2 टाइम्स करोगे नीचे 2 आ गया, और एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको हाफ कर दिया, A को A/2 कर दिया मतलब 1/2 आ गया, तो 2 × 2 4, 4 से 4 घट गया, तो क्या L की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, रिमेन्स द सेम, तो L सेम रहेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय E इक्वल्स टू E1 cos ωt E2 sin ωt। RMS वैल्यू पूछिए आपसे, RMS वैल्यू के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें कैलकुलेट करना होता है, एक तो पहले स्क्वायरिंग करनी होती है, E का स्क्वायर करना पड़ेगा। E का स्क्वायर अगर आप करो बेटा इस इक्वेशन का तो क्या आएगा, E1² cos² ωt प्लस E2² sin² ωt प्लस 2 E1 E2 sin ωt cos ωt। पहले स्क्वेयरिंग कर दो, कर दिया। अच्छा स्क्वेयरिंग करने के बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपके पास, इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ E1 E2
ये 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, जैसे 2 sin थीटा cos थीटा होता है वैसे ही फॉर्मूला लग गया, sin 2 ओमेगा टी आ गया, इसकी जगह मैं sin 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ। इतना करने के बाद फिर करना होता है इसकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखो E1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए 1/2। नेक्स्ट E2 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 1/2। चाहे साइन हो चाहे कोस हो, स्क्वायरिंग में अगर है तो साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। और sin 2 ओमेगा टी हो या sin ओमेगा टी हो, उसकी एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 0। ये 0 आ गया। इतना करने के बाद अब आपको रूट मीन स्क्वायर करना था, पहले स्क्वायरिंग किया फिर मीन वैल्यू निकाली फिर रूट करना है। रूट करने का मतलब अंडर रूट कर दीजिए आप। लो जी अंडर रूट कर दिया। अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, उसमें कोई दरार नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, चार्ज मूविंग चार्ज जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कितना होता है? म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट होता है ना तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट होता है, उसके बारे में तो कोई ऑप्शन के अंदर है भी नहीं। तो मूविंग चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके राउंड जनरेट होते हैं बेटा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, a ray of light passes through 4 transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu4, mu3, mu4 as shown in the figure. The surfaces of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, we must have. देखो पैरेलल स्लैब्स अगर आपको गिवन हो ना तो आप स्नेल्स लॉ डायरेक्ट है ना फर्स्ट मीडियम से लेकर के फर्स्ट मीडियम से लास्ट मीडियम के लिए डायरेक्ट लगा सकते हो बेटा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ जैसे आपको कई सारी स्लैब्स अगर यूं दे रखी हो, ठीक है, और यहां से मान लीजिए लाइट रे इंसिडेंट होती है सपोज किसी एंगल से आई से, और इस मीडियम से बाहर आती है, और ये वाला एंगल मान लीजिए ई है, और ये सारे के सारे पैरेलल हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है, इसका μ5 है, और लास्ट वाले का μ6 है। तो अगर ये पैरेलल है तो स्नेल्स लॉ डायरेक्ट आप लगा सकते हो, μ1 sin i बराबर μ6 sin e डायरेक्ट। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो E और I बेटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब E और I इक्वल होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो केवल μ1 बराबर μ6 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो केवल μ1 और μ4 की बात हो रही है क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं, इसका मतलब μ1 और μ4 क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे बेटा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, चलिए देखिए, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस of a prism of refractive index 5/3. Find the angle of the prism if the ray just fails to emerge from the prism. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रिज्म पर लाइट रे जो है उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब लाइट रे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, लाइट रे सीधी जाएगी, सीधी गई। ये एंगल ऑफ प्रिज्म मान लीजिए ए है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा अपन से, तो यहाँ I 0 है तो यहाँ पर R1 भी 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं R2। A बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो अगर R1 0 तो A बराबर R2 के इक्वल हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू एक्जैक्टली A के इक्वल आ गई। और ये कह रहा है कि ये लाइट रे जस्ट जो है ना, मतलब बाहर निकल नहीं पाती। आप ये कह सकते हो ये लाइट रे जस्ट इसका ये एंगल 90 पे इमर्ज हो रही है, क्रिटिकल एंगल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इससे जैसे ही आपने एंगल अगर लार्ज लिया, अगर ए की वैल्यू जो लार्ज ली, ए की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हुई तो ये एंगल लार्ज हो जाएगा, उससे लार्ज होती फिर TIR हो जाएगा, यहाँ से लाइट रे बाहर नहीं आ पाएगी। तो इसकी लैंग्वेज को समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब आप इसमें बेटा स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। स्नेल्स लॉ लगाएं तो म्यू इंटू साइन R2 की वैल्यू ए है, तो म्यू इंटू साइन R2 की वैल्यू ए है बेटा, बराबर बाहर ए है 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 हो गया ये। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू 5/3 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। देन ए इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ए मैग्नीफाइंग पावर 70, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन 70 आपको गिवन है। The focal length of its eyepiece is
10 सेंटीमीटर। आईपीस की जो फोकल लेंथ है FE वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। Assume the final image to be at the least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल D जो है वो तो हम जानते ही हैं, वहां पर हमें फाइनल इमेज बनानी है, फॉर्म करनी है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन पूछा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, उसको हम लिखते हैं V नॉट अपॉन U नॉट एंड ब्रैकेट 1 प्लस D बाय FE। अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। और V नॉट अपॉन जो U नॉट होता है वो मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, स्मॉल m होता है MO, 1 प्लस D बाय FE। बस अब इसमें वैल्यू रखनी है और हमें आंसर फाइंड करना है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? 70 है, तो कैपिटल M यहाँ पर 70 है। M नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस D जो है वो 25 है, और जो FE है उसकी वैल्यू 10 दे रखी है अपन को, तो बाय 10, तो 2.5 हो जाएगा ये, और 1 3.5 हो गया। M नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 अपॉन में 3.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 ओनली 20, राइट। तो मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना हो गया? 20 आ जाएगा बेटा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इन हाइगेंस वेव थ्योरी द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट्स बोलते हैं। वेव फ्रंट्स मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वेव फ्रंट के अंदर, वेव फ्रंट पर, वो सभी के सभी पॉइंट्स बेटा सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे बेटा। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था सिंपल सा। 38 पे आइए। इन YDSC द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर एट द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6 being the wavelength, lambda is the wavelength of light, is I. If I naught denotes the maximum intensity, then I by I naught is. Very simple question. I naught क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी है? अगर आप दोनों स्लिट से जो वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी अगर I डैश अज्यूम कर लें तो I naught जो है वो 4 I डैश के इक्वल हो जाएगा, देन I डैश इक्वल्स टू I naught by 4 हो जाएगा। अब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, देन पाई बाई 3 आ गया, फेज डिफरेंस पाई बाई 3 हो गया, और इंडिविजुअल जो स्लिट्स है उनसे जो वेव्स आ रही है उनकी इंटेंसिटी I डैश मैंने एज्यूम की है। जब लैम्डा बाई 6 पार्ट डिफरेंस है देन इंटेंसिटी जो है वो I है, एंड I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। I1 इज I डैश, I2 इज I डैश प्लस 2 रूट I1 I2 मतलब I डैश इंटू I डैश का अंडर रूट, एंड cos डेल्टा फाई इज पाई बाई 3, cos 60 मतलब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा ये, और रूट ऑफ I डैश इंटू I डैश बचेगा, I डैश कितना आ गया? 3 I डैश, और I डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी I नॉट बाय 4, तो वैल्यू आ जाएगी 3 I नॉट बाय 4। हमसे पूछा I बाय I नॉट की वैल्यू, एंड I बाय I नॉट इज 3/4। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी मेटल सरफेस पर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, मान लीजिए एनर्जी जो फोटोन की वो h न्यू है, ठीक है, 5 वर्क फंक्शन होता है, Ke मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रोकना है, स्टॉप करना है, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने अगर V नॉट अप्लाई किया तो Ke मैक्स को आप EV नॉट से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, है ना। ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब यहां पर जो ग्राफ दे रखे हैं आपको A और B की अगर अपन कंपैरिजन करें तो A और B के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, राइट। मेटल सरफेस सेम है, मेटल सरफेस सेम होने का मतलब फाई सेम हो गया। फाई किस पे डिपेंड करता है? मेटल सरफेस पर, फाई सेम हो गया। तो EV नॉट V नॉट जो है वो डायरेक्टली न्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब न्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है ना इंसिडेंट फोटोन की न्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो A और B के लिए बात करें तो फ्रीक्वेंसी सेम है, A एंड B की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी F कंसीडर करूं तो इसकी भी F होगी। लेकिन A और B के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो डिफरेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी B की ज्यादा है,
तो B की इंटेंसिटी अगर मैं I2 कंसीडर करूं या IB कंसीडर करूं, A की इंटेंसिटी अगर IA कंसीडर करूं तो आई कैन से IB इज ग्रेटर देन IA। ठीक है, इधर मैं C लिख देता हूं। चलो अब आप ये देखो C का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में ज्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी C वाले की ज्यादा होगी। C वाले की फ्रीक्वेंसी F डैश है और F डैश जो है वो इनसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन C और B की जो इंटेंसिटी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो वो सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी इन दोनों की सेम है। तो B और C की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। B और C की इंटेंसिटी, B की अगर IB है तो C की भी IB होगी, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। अब आप इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा सही है। फर्स्ट क्या कह रहा है, कर्व B एंड C रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ना ये तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, कर्व A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। A और B जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। C कह रहा है A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। A और B सेम फ्रीक्वेंसी है बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। यस, A और B जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी की हैं, तो C इसका एकदम मैच हो रहा है। फोर्थ भी देख लेते हैं, कर्व B एंड C रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। B और C सेम फ्रीक्वेंसी, ये तो गलत हो गया। एंड द डिफरेंट इंटेंसिटीज नहीं है, ये सेम इंटेंसिटी है लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 पे। एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर bombards a heavy nuclear target of charge Ze, then the distance of the closest approach of the alpha nucleus will be proportional to। इनमें जो ऑप्शन है उनमें देखना है, अल्फा न्यूक्लियस जो है उस पर चार्ज होता है +2e। ठीक है, ठीक है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उस पर 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2e, इसका मास m है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर दे रखी है आपने, और कोई दूर एक एटम रखा है हैवी न्यूक्लियस जिस पे चार्ज है Ze। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, ये 2e है, प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, ये पास जाएगा और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर के रुकेगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और इनके बीच में जो सेपरेशन है या क्लोजेस्ट जो अप्रोच है डिस्टेंस जो है वो r मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली। तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन से अगर अपन करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस न्यूक्लियस के पास हाफ mv स्क्वायर है और काफ़ी दूर है इनिशियली, तो पोटेंशियल एनर्जी आप 0 ज्यूम कर सकते हो। और जैसे ही पास आए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय r के Q1 की वैल्यू Ze, Q2 की वैल्यू 2e, तो Ze स्क्वायर इंटू 2 बाय r, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर आप देखें तो v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि हमसे पूछा है r की वैल्यू, तो r को आप इधर ले जाइए, r जो है वो प्रोपोर्शनल टू, देखिए किसके आएगा, Z के भी आ रहा है, Ze स्क्वायर के, है ना, अपॉन में v स्क्वायर भी आ रहा है, अपॉन में मास भी आ रहा है, 2 वगैरह जो भी वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से पूछा गया है कि ये r किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v⁴ इनकरेक्ट हो गए, 1/m, यस 1/m के प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/z भी नहीं आ रहा, v स्क्वायर के भी नहीं आ रहा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन एक दे रखी है और इसमें पूछा है कि x की वैल्यू कितनी है, बहुत ही सिंपल सा है। तो जो एटॉमिक जो मास है ना, मास को बैलेंस कर दो, यहाँ पर देखो ये 24 है, मास नंबर जो है ना, मास नंबर को बैलेंस कर दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हैं उनके मास नंबर को बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो 24 + 4 = x + 1, तो ये आ जाएगा 27 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 27। 42 पे चलें। If anode is the original mass of the substance of half life period t½ 6 years, then the amount of substance left after 30 years is। तो कितना मास बचता है अगर nth हाफ लाइफ की बाद में बात करें तो, दैट इज n = n नॉट इनिशियल था 2⁻n, 30 इयर्स बाद में पूछा गया, हाफ लाइफ है 6, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी इस दौरान, 5 हो जाएंगी, n0 / 2⁵, और 2⁵ कितना होता है, 2 × 2 × 2 8 × 2 16 × 2, तो आ जाएगा 32, राइट। n0 / 32 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 5 है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 पे। व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, देन no current flows, the depletion region is increased, the depletion region is reduced, the height of the potential barrier is reduced।
देखो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के अंदर अगर हम बात करें तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है, लेकिन वो करंट माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होती है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज, यस। देखो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है ना, फॉरवर्ड बायस के अंदर डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जीरो बायस की बात करें तो यहाँ पर जैसे ये P है, यहाँ पर ये N है, ठीक है। P के अंदर होल्स हैं, N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट्स हैं, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये डिप्लीशन रीजन है। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती है, और जैसे रिवर्स बायस के अंदर करते हैं ना तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रिवर्स बायस के अंदर आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो, इसको इस वे से कनेक्ट करते हो। होल को एज ए आप पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस, क्योंकि माइनस ये जो डॉट्स हैं उधर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस बढ़ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस बढ़ जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है रिवर्स बायस के अंदर, इंक्रीज हो जाती है बेटा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द फॉलोइंग फिगर shows a logic circuit with the two inputs A and B, the output C, the voltage waveforms of A and B and C are shown below। तो लॉजिक गेट पूछा है, इसमें से कौन सा लॉजिक गेट करेक्ट है इन वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें A के लिए बात करें तो ये 0 है, B के लिए 0 है, C के लिए भी आउटपुट 0 आया है, फिर A के लिए 1 है, B के लिए 1 है और C के लिए भी 1 आया है, फिर A के लिए 0, B के लिए 1 और C के लिए 0 आया है, फिर A के लिए 1, B के लिए 0, C के लिए भी 0 आया है। यहाँ पर क्लियरली पता लग रहा है कि जब A या B इन दोनों में से कोई भी 0 होता है ना, जैसे A 0 है, B 0 है, दोनों 0 तो 0 ही है, A 1 है, B 1 है तो ही 1 आ रहा है। देखो दोनों 1 1 है तभी 1 आ रहा है। अगर A 0 है, B 1 है, एक 0 हो गया, एक 1 है तो भी 0 आ रहा है, और A 1 है और B 0 तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब A B C दोनों 0 तो 0 आ रहा है, इनमें से A0 B1 है तो भी 0 आ रहा है, B1 है B0 है तो भी 0 आ रहा है C, और दोनों 1 है तभी 1 आ रहा है। ये किसकी ट्रूथ टेबल होती है, ये होती है एंड गेट की, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, एंड गेट इसका आंसर हो जाएगा। 45, ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एट कांस्टेंट वोल्टेज Vc equals to 6 volt such that a change in base current from 100 microampere to 150 microampere produces a change in the collector current from 5 milliampere to 8 milliampere। द करंट गेन बीटा इज, बेटा बीटा जो होता है करंट गेन डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होता है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपसे कहा गया है कि जो कलेक्टर करंट है वो 5 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर में चेंजेस आता है इसमें। तो चेंज कितना आया, 8 - 5 3 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट के अंदर, और बेस करंट जो है उसमें चेंज कितना हुआ 100 से 150 माइक्रो एम्पियर, तो डिफरेंस कितना आया 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो की बात करें तो 10⁻³ पहले लिख देता हूँ और यहाँ पर मिली एम्पियर लिख सकता हूँ मैं। मिली एम्पियर कैंसिल आउट हो गया, ये 50 है तो ये 10⁻² बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना आ गया 300/5, इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया 60। तो करंट गेन कितना आ गया 60 बीटा, ठीक है। तो इस टाइप के ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक सा पेपर था बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आप डेफिनेटली नीट क्रैक करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।